हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर मीनूज एडुएज। कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट सेकंड है, ये दूसरी वीडियो है हमारी। देखो, फर्स्ट वीडियो में हम कर चुके हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे फंडामेंटल एस्पेक्ट्स। व्हाट इज कॉस्टिंग, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी, क्या ज़रूरत है उनकी, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस, नीड, सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, द फंडामेंटल थिंग्स। नाउ आगे आती है हमारी कॉस्ट। तो कॉस्ट के क्या, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट है, तो कॉस्ट को कंट्रोल करना है, कॉस्ट को ही मैनेज करना है, कॉस्ट को ही कंप्यूट करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन। व्हाट इज कॉस्ट? देखो, इन जनरल टर्म्स हम कॉस्ट को एक क्या कहेंगे, कॉस्ट मतलब प्राइस पेड फॉर समथिंग। सपोज फॉर एग्जांपल मैं कोई ड्रेस खरीदती हूँ, तो मेरे लिए उस ड्रेस की कॉस्ट क्या होगी? द प्राइस पेड, द प्राइस आई पेड फॉर द परचेजिंग, यानी कि एक सिंगल ट्रांजेक्शन हुई। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरर है और वो उस ड्रेस को प्रोड्यूस कर रहा है या उस ड्रेस का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसके लिए कॉस्ट क्या होगी? उसके लिए कॉस्ट होगी जो कॉस्ट उसने रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए पे की है, या जो प्राइस उसने लेबर को पे किया है, या जो प्राइस उसने बाकी एक्सपेंसेस मीट करने के लिए पे किया है। देखो, यही एक सिंगल थिंग है, उसके लिए कॉस्ट, मेरे लिए कुछ कॉस्ट अलग है, और एक मैन्युफैक्चरर जो है उसके लिए कॉस्ट कुछ अलग है। तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट को हर कोई ना अपने हिसाब से ही डिस्क्राइब करता है। अकाउंटेंट के लिए कॉस्ट अलग होगी, इकोनॉमिक्स के लिए जो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट होगा वो अलग होगा। तो प्रिसाइजली हम कॉस्ट को कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं दे सकते, बट कॉस्ट को अगर हम डिफाइन करते हैं तो कॉस्ट क्या है? इट इज एन अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर तो है ही, एक्चुअल भी हो सकती है, नोशनल भी हो सकती है। एक्चुअल मीन्स जो हमने कर दिया है, खर्चा कर दिया है। नोशनल मीन्स व्हाट वी हैव एस्टिमेटेड, या हम करेंगे। ठीक है। एट्रीब्यूटेबल, यानी कि किसी चीज को हम करने वाले हैं, अभी हमने करी नहीं है। रिलेटिंग टू स्पेसिफिक थिंग और एक्टिविटी में बी प्रोडक्ट। अब यहाँ बात है कि कॉस्ट किसी की भी हो सकती है, किसी स्पेशल जो स्पेसिफिक थिंग है उसकी भी हो सकती है, किसी कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई जॉब भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है, इवन प्रोसेस भी हो सकती है। तो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। मीन्स कॉस्ट जो है वो हर किसी में आती है, हर हर एक्टिविटी है, जॉब है, सर्विस, कुछ भी है, उसमें कॉस्ट कॉन्सेप्ट आता ही आता है। सो वी कैन से कॉस्ट एक जेनरिक टर्म है। अभी जैसे मैंने बताया आपको, एक जनरल टर्म है, एक जेनरिक टर्म है, और कोई स्पेसिफिक मीनिंग हम इसको नहीं दे सकते हैं। बट इसको एक क्वालिफाइंग मीनिंग दिया जा सकता है, जैसे प्राइम कॉस्ट हो गई, डायरेक्ट कॉस्ट हो गई, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई। अब ये भी बहुत डिफरेंट कॉस्ट हैं कि क्या क्या इनके अंदर इंक्लूड होता है। जैसे अभी मैंने बताया, ड्रेस मेरे लिए कॉस्ट कुछ और है और मैन्युफैक्चर के लिए कॉस्ट कुछ और है। दैट मीन्स कॉस्ट को हम डिफरेंटली एक्सप्लेन डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और होती है हमारी कॉस्ट और वैल्यू। तो कॉस्ट मतलब क्या हुआ? मेजर इन द टर्म्स ऑफ मनी। जिस भी चीज को हम मनी मेजरमेंट में ले लेते हैं उसको क्या आएगी? वो कॉस्ट आएगी। तभी तो कॉस्ट को हम किस में यूज करें? कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज करें, क्योंकि अकाउंटिंग का एक फंडामेंटल क्या है, एस्पेक्ट है या प्रिंसिपल है, मनी मेजरमेंट। जिन भी चीजों को हम मनी की मॉनेटरी टर्म्स में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं उसको हम अकाउंटिंग में यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं यूज करते। और वैल्यू क्या है? वैल्यू है एक मेजर इन द टर्म्स ऑफ यूजफुलनेस और द यूटिलिटी। और देखो, यूटिलिटी हम कहाँ यूज करते हैं? इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं, टू कैलकुलेट द मार्जिनल यूटिलिटी एक्सेट्रा। क्लियर? नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। सीआईएमए के अकॉर्डिंग अगर हम कॉस्ट को डिफाइन करते हैं तो कॉस्ट इज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्चुअल और नोशनल, इनकर्ड और एट्रीब्यूटेबल टू अ गिवन थिंग। और थिंग कुछ भी हो सकती है, अभी हमने बताया, इट कैन बी अ जॉब, इट कैन बी अ प्रोसेस, इट कैन बी अ प्रोडक्ट, इट कैन बी एक्टिविटी, कुछ भी हो सकती है। तो उसमें जो भी हम कॉस्ट एक्सपेंडिचर करते हैं, दैट इज कॉस्ट। आईसीडब्ल्यू इंडिया के अकॉर्डिंग कॉस्ट क्या? इट इज एन मेजरमेंट ऑफ व्हाट इन द मॉनेटरी टर्म्स। बात आ गई मॉनेटरी टर्म्स की, ठीक है, ऑफ द अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। वही बात है कि गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में या कुछ कोई भी हो, एक्टिविटी हो, किसी के भी प्रोडक्शन में अगर हम कोई कॉस्ट कर मॉनेटरी टर्म्स, मॉनेटरी रिसोर्सेज को यूज करते हैं, दैट इज कॉस्ट। नाउ तीन हमारी टर्म्स आती हैं, द कॉस्ट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कभी कभी हम कॉस्ट एक्सपेंसेस में कंफ्यूज होते हैं, तो इनमें तीनों में डिफरेंस है। ये थोड़े बहुत रिलेटेड हैं आपस में, बट लॉस इज अ डिफरेंट थिंग। कॉस्ट, लव, अभी हम पढ़ चुके हैं, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्चुअल और नोशनल, इनकर्ड और एट्रीब्यूटेबल टू गिवन थिंग।
अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं। एक्सपेंसेस क्या हैं? दीज आर द एक्सपायर्ड कोस्ट, मीन्स वो कोस्ट जो हम कर चुके हैं, expenditure from which no further benefit, the two terms are important, expired cost and no further benefit is expected। देखो expired cost लिख दिया, that means हमें पता है they are the part of the cost, यानी कि एक्सपेंसेस किसके पार्ट है? कोस्ट के पार्ट ही हैं, बट दे आर द एक्सपायर्ड, और जिनसे कोई फर्दर बेनिफिट हम नहीं ले सकते। एग्जाम्पल सैलरी डेप्रिसिएशन, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी को जनवरी की सैलरी दी है, अब जब हमने उनको जनवरी की सैलरी दे दी तो जनवरी की सैलरी के बदले में उसने हमें सर्विस प्रोवाइड कर दी या हमारे लिए काम कर दिया। अब अगर हमें फरवरी में काम कराना है तो हमें उनसे फिर से सैलरी देनी पड़ेगी। दैट मीन्स जनवरी की जो सैलरी थी दैट हैज बीन एक्सपायर्ड, वो खत्म हो चुकी है, उसका हम बेनिफिट ले चुके हैं, अब हम फरवरी में उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। एंड सिमिलर वे में डेप्रिसिएशन, अगर हम 2019 में डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं तो वो अब एक्सपायर हो गया है, उसी डेप्रिसिएशन में हम 2020 में काम नहीं चला सकते हैं, 2020 के लिए हमें अलग से डेप्रिसिएशन का प्रोविजन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो एक्सपेंसेस हमारी एक्सपायर्ड कॉस्ट है, जिनको अगर हमें बेनिफिट लेना है तो बार बार हमें करनी ही पड़ेगी। नाउ लॉस की बात करते हैं। लॉस हम सभी जानते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंसेस। तो एक पर्टिकुलर पीरियड में जब हमारी रेवेन्यू एक्सपेंसेस हमारी ज्यादा हो जाती है रेवेन्यू से, जो हमारा बैलेंस होता है या जो हमारा डिफरेंस होता है दैट इज दैट इज लॉसेस। क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट, द कॉस्ट सेंटर्स। अच्छा, हमने एक टर्म पढ़ी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इसमें क्या था? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में कुछ सेंटर्स बनते हैं, यानी कि जैसे हमारे एक तो ये हो गया हमारा कॉस्ट सेंटर हो गया, एक बनता था हमारा इसमें रेवेन्यू सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, और एक बनता है इसमें हमारा प्रॉफिट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, और एक और हमारा इन्वेस्टमेंट सेंटर बनता है इसमें, इन्वेस्टमेंट सेंटर। इसमें हमारे 4 सेंटर बनते थे। जो हमारा कॉस्ट सेंटर है वो किसके लिए अकाउंटेबल है? खाली कॉस्ट के लिए अकाउंटेबल है। जो रेवेन्यू सेंटर है वो खाली रेवेन्यू के लिए अकाउंटेबल है। प्रॉफिट सेंटर दोनों के लिए अकाउंटेबल है, रेवेन्यू के लिए भी अकाउंटेबल है प्रॉफिट सेंटर, और कॉस्ट के लिए भी अकाउंटेबल है, क्योंकि प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा? रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों को देखेंगे तभी हमारा प्रॉफिट आएगा। और इन्वेस्टमेंट सेंटर जो है हमारा अकाउंटेबल, दैट इज रेवेन्यू के लिए भी है और एक्सपेंसेस के लिए भी है और प्रॉफिट के लिए भी है। क्यों? क्योंकि जो ये प्रॉफिट है वो क्या है? हमारे इन्वेस्टमेंट का बेस है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जिसमें हम डिफरेंट चीज़ों को एक पर्टिकुलर सेंटर अलॉट कर देते हैं फॉर देयर मैनेजमेंट एंड फॉर देयर कंट्रोल। तो सिमिलर वे में हमारा एक कॉस्ट सेंटर है अंडर द हेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसमें जितनी भी कॉस्ट हैं उन सबको किसी न किसी प्रोडक्ट के बेसिस पे, सपोज करते हैं हमने एक प्रोडक्ट लिया तो उस प्रोडक्ट को हमने कॉस्ट सेंटर में डाल दिया, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होंगी वो सारी क्या होंगी? किसी ना किसी पर्सन को उन कॉस्ट के लिए अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा टू कंट्रोल दैट कॉस्ट। या कोई सर्विस भी हो सकती है, हम कह रहे हैं प्रोडक्ट ही नहीं, एक सर्विस है उसके लिए भी हम कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं। कोई पर्टिकुलर हमारे जो कंसर्न है, फर्म है, उसका डिवीजन है, उसको भी बना सकते हैं। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को भी बना सकते हैं, जैसे हमारे 4 डिपार्टमेंट्स हैं तो हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं कि भाई हमें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल करना है, तो हम उसके लिए भी डिफरेंट डिपार्टमेंट बना सकते हैं, सेक्शंस के लिए बना सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के लिए बना सकते हैं। जैसे हमने कुछ ग्रुप ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ले लिए, अब उनकी कॉस्ट को कंट्रोल करना है, उनको मैनेज करना है, तो हमने उन पर्टिकुलर प्लांट एंड मशीनरी को एक कॉस्ट सेंटर को सौंप दिया है और वहां एक पर्सन को या एक ग्रुप ऑफ पर्सन को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बना दिया है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो इनकी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर? तो यहां से क्या हो जाता है? कॉस्ट कंट्रोल होती है, हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है, वेस्टेज कम हो जाती है, इफिशियंसी बढ़ जाती है, इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो कॉस्ट सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अंडर द हेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। According to CIMA London, a cost center is a location, person or the item of the equipment for which cost may be ascertained and used for the purpose of control। अभी हमने सारी चीज एक्सप्लेन कर दी है। कुछ भी हो सकता है, एक पर्सन भी अकाउंटेबल हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी अकाउंटेबल हो सकता है, ठीक है। और वो करता है क्या है? कॉस्ट को असरटेन करना,
कोस्ट इज असर्टेन एंड फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल। तो दो मेन चीज होगी, कोस्ट को असर्टेन करना और कोस्ट को कंट्रोल करना। सो दिस इज द वर्क ऑफ कोस्ट सेंटर्स। नाउ वी कम टू कोस्ट यूनिट। अब यूनिट क्या है हमारी, हमें सबको पता है कि यूनिट मतलब एक सिंगल चीज हम मानते हैं कि यूनिट एक सिंगल है। गाड़ी है तो एक गाड़ी मतलब एक यूनिट, क्लियर। बट कोस्ट में हम जब कोस्ट को असरटेन करते हैं तो यूनिट वाइज करते हैं, तो यूनिट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट हो सकती हैं। दैट मीन्स cost unit is a unit of product, unit of service, which costs are ascertained by means of allocation, apportionment and the absorption. Cost unit can be developed of all kind of organization, whether manufacturing, commercial or the public utility services. According to CIM London, unit of product or the service in relation to which costs are ascertained, वो क्या होगी हमारी यूनिट हो गई। सिंपल सी बात समझो, अगर हम प्रोडक्शन लाइन में है, अगर हम व्हीकल के प्रोडक्शन लाइन में, तो हमारे लिए एक यूनिट क्या होगी, एक गाड़ी होगी या एक मोटरसाइकिल क्या है, हमारे लिए एक यूनिट है। क्लियर हुआ। तो इसीलिए जो हर इंडस्ट्री में हम जब कोस्ट को मेजर करते हैं तो पर यूनिट मेजर करते हैं। अब वो यूनिट क्या है, देखो आगे इससे आपको समझ में आएगा। According to Institute of Cost Accountant of ICAI, cost unit is the form of measurement of the volume of the production of the service, and this unit is generally adopted on the basis of the convenience or the practice in the industry concerned. ये हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए एक यूनिट डिफाइन करते हैं। अब देखो जैसे हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ, तो ऑटोमोबाइल में हम क्या करते हैं, एक यूनिट हमारा एक नंबर होगा। हम कहेंगे कि एक गाड़ी मतलब एक यूनिट, एक गाड़ी की कितनी कॉस्ट आई है। सपोज केबल रोप रोड कंस्ट्रक्शन है या वायर्स हैं, उनमें हम क्या यूज करते हैं, मीटर्स और द किलोमीटर। जैसे केबल बना तो कितना मीटर केबल बना है, तो 1 मीटर केबल इज 1 यूनिट। या रोड कंस्ट्रक्शन में है तो रोड कंस्ट्रक्शन जब होती है तो हम कॉस्ट कैसे लगाते हैं, कितना कॉस्ट आई हमारी पर किलोमीटर ऑफ द रोड कंस्ट्रक्शन। ऐसे ही अगर हमारा आयरन है, स्टील है, शुगर है, सीमेंट है, इन सब में हम किस में मेजर करते हैं, प्रोडक्शन को टन्स में मेजर करते हैं। केमिकल्स को लीटर, किलोग्राम या टन्स में मेजर करते हैं। अगर गैस है या कास्टिंग इंडस्ट्री है तो उसमें हम क्यूबिक मीटर में उसको करते हैं, वॉल्यूम के हिसाब से। अगर मेटल प्लेटिंग है या फैब्रिक बना रहे हैं तो फैब्रिक में हम क्या करते हैं, स्क्वायर मीटर में उसको मेजर करते हैं। तो स्क्वायर मीटर क्या हुआ, हमारी 1 यूनिट हुई। नट एंड बोल्ट्स हैं तो उसको ग्रोथ्स या बैग ऑफ स्टैंडर्ड वेट में करते हैं। अब देखो पावर और इलेक्ट्रिसिटी है तो पावर और इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या है, किलोवाट पर यूनिट, है ना। किलोवाट हमारी क्या हो गई, यूनिट हो गई। ट्रांसपोर्ट है तो दो तरह के हमारे ट्रांसपोर्ट है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है और जो हमारा माल ले जाते हैं वो है। तो हमारा अगर माल ले जाने वाली है, मालगाड़ियां हैं, तो उसके लिए टन पर किलोमीटर होगा। अगर पैसेंजर हैं तो पैसेंजर पर किलोमीटर होगा। अब देखो ब्रिक इंडस्ट्री है तो ब्रिक फील्ड में क्या होता है, हम एक एक ईंटों की थोड़ी ना कोस्ट लगाते हैं कि एक ईंट कितने की कोस्ट है। तो हम क्या करते हैं, पर 1000 के हिसाब से लेते हैं कि एक या दो या चार ईंटों की तो जरूरत नहीं होती है ना, ईंटों की जहां जरूरत होगी वहां थाउजेंड्स में होगी। तो हम अभी हमने बताया कन्वीनियंस के हिसाब से हर इंडस्ट्री में जो यूनिट होती है वो चेंज हो जाती है। तो कॉस्ट यूनिट विल डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड इट विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट। कोस्ट को अब हमने क्लासिफाई करना है डिफरेंट टाइप में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ बता दूं कि जो भी होगी हमारी जो कोस्ट होंगी वो ओवरलैपिंग होंगी। एक कोस्ट जो है मटेरियल कोस्ट भी होगी, हो सकती है वो डायरेक्ट कोस्ट भी हो सकती है, वो फिक्स कोस्ट भी हो सकती है। मीन्स डिफरेंटली हमने उसको नेचर के हिसाब से हमने उसको अलग कर लिया, कोस्ट सेंटर के हिसाब से अलग कर लिया या वेरिएबिलिटी के हिसाब से कर लिया। बट एक जो बेसिक कॉस्ट है वो हमारी डायरेक्ट में भी आ सकती है, फिक्स कॉस्ट में भी आ सकती है और मटेरियल कॉस्ट में भी आ सकती है। तो एक क्लियर डिमार्केशन नहीं है, दे आर ओवरलैपिंग। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ये तो एक्सपेंसेस में आ गई, ये तो मटेरियल कॉस्ट में आ गई है, डायरेक्ट में कैसे आ गई है, फिक्स में कैसे आ गई। दे ऑल द कॉस्ट आर ओवरलैपिंग। एक कॉस्ट को हम कई कई क्राइटेरिया के अंदर रख सकते हैं। क्लियर। अभी आप देखेंगे इसको एग्जांपल के थ्रू तो पता चल जाएगा। द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस के हिसाब से अगर हम देखें, हम एक्सपेंसेस करते हैं तो मटेरियल कॉस्ट हो सकती है, लेबर कॉस्ट हो सकती है, एक्सपेंसेस हो सकती हैं। मटेरियल कॉस्ट कौन सी हुई, जितना मटेरियल हमने रॉ मटेरियल यूज करा है दैट इज मटेरियल कॉस्ट। अगर हमने लेबर उसको मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए लेबर यूज करी तो दैट इज लेबर कॉस्ट। और फर्दर जो हमने एक्सपेंसेस करे हैं, अब देखो हमने बना तो लिया उसको, लेकिन उसको संभालने के लिए, उसको सेलिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए भी तो बहुत सारी कॉस्ट करनी पड़ेगी।
ठीक है। तो दे दैट कॉस्ट आर एक्सपेंसेस लाइक हमारा एडवर्टीजमेंट हो गया या और एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस होगी, वो सारे कहाँ आ जाएंगे, हमारे एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। अब अगर कॉस्ट सेंटर के बेसिस पे हम बात करें तो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है, जो डायरेक्टली हमें दिखती हो, जैसे फैब्रिक है, तो अगर मैं ड्रेस उठाऊं तो ड्रेस में मुझे सबसे पहले क्या दिखेगा, फैब्रिक दिखेगा ना, तो जितना भी मैंने फैब्रिक यूज किया दैट इज डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या हो गया, इनडायरेक्टली उसको किसी ने बनाया है, ठीक है, उसको सेल पॉइंट ऑफ सेल तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी हुआ है, तो वो क्या है, वो मुझे दिख नहीं रही ना कॉस्ट उसकी, तो वो क्या हो गई, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई। नाउ कम टू वेरिएबिलिटी ऑफ द कॉस्ट। कुछ कॉस्ट क्या हो सकती है, हमारी फिक्स कॉस्ट है, कुछ हमारी फिक्स कौन सी हो गई, जैसे अगर हमने फैक्ट्री को रेंट पे लिया हुआ है तो वो रेंट आप कितना भी प्रोडक्शन करिए, आप 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करिए या 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करिए, आपका जो रेंट है वो आपको पे करना ही पड़ेगा। आपकी प्रोडक्शन बंद भी है फिर भी आपको रेंट पे करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, तो ये क्या हो गई, हमारी फिक्स कॉस्ट हो गई, जो कि हमारी प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, और अगर प्रोडक्शन है तो भी हमें देनी है, प्रोडक्शन नहीं है तो भी हमें देनी है। नाउ वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है प्रोडक्शन के साथ, जितना हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही हमारी ज्यादा कॉस्ट आएंगी। तो इस कॉस्ट में, वेरिएबल कॉस्ट में क्या आ सकते हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आ सकता है, क्योंकि अगर मुझे 5 यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो मटेरियल कम लगेगा, अगर मुझे 10 यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो मटेरियल मेरे को ज्यादा लगेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट मीन्स दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट। नाउ सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी हो सकती है, दीज कॉस्ट आर दोज कॉस्ट जो एक लेवल तक तो फिक्स होती हैं, बट उस लेवल के बाद अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं या प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं तो ये कॉस्ट हमारी बढ़ेगी। जैसे अभी मैंने फैक्ट्री रेंट की बात करी, मेरा जो एरिया है, अगर मैं 10,000 प्रोडक्शन कर रही हूँ तो 10,000 में 9,000 8,000 जितना भी कर रही हूँ वो मेरी कॉस्ट रहेगी 10,000, कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ही रहेगा। लेकिन अगर मैंने 10,000 से ज़्यादा 20,000 का मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट किया है तो मुझे लेबर भी ज़्यादा चाहिए, मुझे एक काम करने का एरिया भी ज़्यादा चाहिए, है ना। अगर मुझे अब एरिया ज़्यादा चाहिए तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ ना, एक्स्ट्रा एरिया मुझे रिक्वायरमेंट है, तो जो 10,000 था वो तो है ही है, और मैंने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, ऑर्डर को पूरा करने के लिए थोड़ा सा और बाकी का एरिया और थोड़े दिन के लिए रेंट पे ले लिया, तो अब वो फिक्स तो है, रेंट मेरा फिक्स्ड है 10,000, बट क्योंकि प्रोडक्शन मुझे ज़्यादा करनी है तो थोड़ा सा रेंट मुझे और देना पड़ेगा प्रोडक्शन के हिसाब से। तो इसमें क्या है कि दो हमारे चीज़ें आ गई, एक फिक्स्ड अमाउंट हो गया 10,000 प्लस जो मैं एक्स्ट्रा एरिया ले रही हूँ उस पर्टिकुलर ऑर्डर को पूरा करने के लिए, वो मेरा हो गया वेरिएबल, वो बढ़ेगा मेरी प्रोडक्शन के हिसाब से। क्लियर, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट मीन्स कुछ पार्ट हमारा फिक्स है और कुछ हमारा वेरिएबल बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। Now come to the basic of the function or the activities. Production cost, as the name suggests, production करने के लिए जो हमारी cost आएंगी, administration cost like salaries of the manager हो गया या management की जो salaries हो गई वो सारी क्या आएंगी, में administration cost आ गई। selling cost name suggest, इसमें कोई हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। distribution, ट्रांसपोर्ट वगैरह करने की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोस्ट, ये सारी कोस्ट आ गई हमारी, तो ये भी हमारी ओवरलैपिंग हो सकती है। अब टाइम पीरियड के बेसिस पे हिस्टोरिकल कॉस्ट मीन्स जो कॉस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो एक्चुअल कॉस्ट हो चुकी हैं। ओपी डिटरमाइंड कॉस्ट, जो हमें आगे करनी है, बजट बनाने के लिए हमें कुछ एस्टिमेट्स करने होते हैं, तो वो एस्टिमेट्स जो हम पहले कर चुके अभी हमने नहीं किए हैं, तो प्री डिटरमाइंड में कौन सी आ गई, हमारी एस्टिमेट्स हो गई फ्यूचर के लिए जो हमने करनी है। अब मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए हमें कौन कौन सी कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, मार्जिनल कॉस्ट। व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट मीन्स अगर मैंने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करी है तो मुझे 10,000 से ज़्यादा अगर एक यूनिट और प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए मेरी क्या कॉस्ट आएगी, मीन्स द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। नाउ डिफरेंशियल कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग क्या आती है कि ऑल्टरनेट मेथड से अगर मेरे को प्रोडक्शन करनी है, अभी मैं एक प्रोसेस यूज कर रही हूँ उसमें मेरी कितनी कॉस्ट आई है, और अगर मुझे उसको प्रोसेस को चेंज करना है या मशीन चेंज करनी है या लेबर चेंज करनी है या तरीका चेंज करना है तो मैं कॉस्ट निकालूंगी, अब मेरी कॉस्ट कितनी आ गई। तो मेरे पास दो अल्टरनेटिव है, या तो मैं ऐसे प्रोडक्शन करूं या मैं इस तरह से प्रोडक्शन करूं।
तो वो क्या हो गया, डिफरेंशियल कॉस्टिंग हो गई। अब मुझे चूज करना है जो मुझे फीजेबल लगती है, जो मुझे ज्यादा बेनिफिशियल लगती है, वही मैं कॉस्टिंग करूंगी। तो ये मैनेजमेंट के पर्पस है। नाउ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम सब पढ़ते हुए आते हैं कि द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस। आज अगर सपोज करिए कि मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट पे मुझे कुछ अमाउंट मिल रहा है, लाइक 2000 रुपीज मुझे उस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। अब मुझे उस इन्वेस्टमेंट से हटा के उस इन्वेस्टमेंट में जो पैसा है उसको लेके मुझे एक मशीन परचेज करनी है। क्लियर? तो अब मशीन परचेज करने के लिए जो मैं अमाउंट ले रही हूँ वो अमाउंट प्रिंसिपल तो है ही, लेकिन उस अमाउंट मशीन को परचेज करने के लिए जो अमाउंट मैं ले रही हूँ उसके बदले में जो मुझे 2000 का जो इंटरेस्ट मिल रहा था, अब उसको मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दैट मीन्स वो अमाउंट भी तो मेरा कॉस्ट में ही इंक्लूड होगा, क्योंकि अब ये मशीन परचेज करने के लिए मैं वो 2000 भी सेक्रीफाइस कर रही हूँ। यहाँ अगर मैं उसको नहीं परचेज कर रही होती मशीनरी को, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कुछ और करने की, यानी कि वो 2000 भी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे हम मैनेजमेंट को भी कहते हैं कि अगर एक ओनर है वही अपने बिजनेस को संभाल रहा है, तो वो अगर बाहर काम करता तो उसको कितना अमाउंट मिलता, तो उस अमाउंट को भी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। नाउ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एसेट को रिप्लेस करने की कॉस्ट क्या है। इम्प्यूटेड कॉस्ट मीन्स सपोज ये वो कॉस्ट है जो हम पे नहीं करते हैं, मतलब एक्चुअल ट्रांजेक्शन इम्प्यूटेड कॉस्ट की नहीं होती, इसको हम नोशनल कॉस्ट भी कहते हैं। जैसे कि अगर ओनर है वही अपने फैक्ट्री में काम अपनी फैक्ट्री में ही उसने सॉरी अपनी बिल्डिंग में ही उसने फैक्ट्री लगा रखी है, तो जो रेंट उसे देते हैं, अब ये बुक्स में तो है लेकिन इसकी कोई एक्चुअल ट्रांजेक्शन नहीं होती है, इम्प्यूटेड होता है ये कि उसका अपना है, अपने घर से वो काम कर रहा है, अपने घर से नहीं करता तो कहीं और से काम करता है तो उसको रेंट देना पड़ता ना। अब वहां अपना ओन बिल्डिंग का रेंट लेता है बट दैट इज नॉट पेड, ट्रांजेक्शन नहीं होती है इसकी, कैश में ट्रांजेक्शन नहीं होती है। संक कॉस्ट, संक कॉस्ट कौन सी होती है हमारी, ये वो कॉस्ट हैं जो कुछ हमारे जो प्रीवियस हमने डिसीजंस लिए थे उनके बेसिस पे, जैसे अगर हमने कोई मशीनरी को अबैंडन किया है या किसी सामान को हमने अबैंडन किया है तो उसको राइट ऑफ करना है, तो प्रीवियस वो क्या हो गया, बंद हो गई, ये डूब गई हमारी लागतें, तो उनको कहते हैं संक कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट, सिंपल जो हमारी कॉस्ट है, नॉर्मल कॉस्ट में सारी कॉस्ट आ जाएंगी हमारी, लाइक मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, लेबर फिक्स कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट हमारी। मैंने बताया ना एबनॉर्मल सॉरी ओवरलैपिंग है ये सारी। अब एबनॉर्मल कॉस्ट कौन सी हो सकती है, जैसे आज के टाइम में अगर हम देखें तो बहुत सारी एबनॉर्मल कॉस्ट आएंगी, क्योंकि सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मार्केट में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है और आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है, आपका सेलिंग प्राइस बहुत कम हो गया है, तो वो जो आपको नुकसान हुआ है दैट इज एबनॉर्मल है, वो हर बार नहीं होता है, अभी हुआ है, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से कुछ नुकसान हो गया है तो वो एबनॉर्मल है। सो दीज आर द एबनॉर्मल कॉस्ट, जो कि एक जर्नल जो बिजनेस पीरियड होता है उसमें नहीं होती हैं, कभी कभी होती हैं, दैट आर एबनॉर्मल कॉस्ट। नाउ बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबल कॉस्ट है, नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। कुछ कॉस्ट हमारी कंट्रोल हो सकती हैं, कुछ नॉन कंट्रोल हो सकती हैं। कंट्रोलेबल कॉस्ट ये कुछ पर्सन्स पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल जो भी परचेज ऑफिसर है या परचेज के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अगर उसने कुछ डिफेक्टिव परचेजेस कर ली और उसकी वजह से जो हमें नुकसान हुआ, ठीक है, वो नुकसान क्या हो सकता था, उसको हम कंट्रोल कर सकते थे एक अच्छे से परचेजिंग डिसीजन लेके, या थोड़ी और केयरफुलनेस अगर हम दिखाते तो हम अच्छी परचेजेस कर लेते। तो ये क्या थी, कंट्रोलेबल कॉस्ट थी। मीन्स अगर कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल है किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए और वहां से वेस्टेज को एलिमिनेट किया जा सकता है, मीन्स हम उन कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, वेस्टेज नहीं होने देना है या कुछ और नुकसान हो रहा है तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, तो दे आर कंट्रोलेबल कॉस्ट। और बाकी अगर हम जिन कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं दे आर नॉन कंट्रोलेबल। नाउ बेसिस ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे, प्रोडक्शन के प्रोसेस के बेसिस पे प्रोसेस कॉस्ट, यानी कि प्रोसेस इंडस्ट्री में अगर 3 प्रोसेस हो रहे हैं तो हर प्रोसेस की क्या कॉस्ट आ रही है। ऑपरेशन कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है। ऑपरेटिंग कॉस्ट ये हमारी सर्विसेज के लिए आती है, जो भी सर्विस प्रोवाइड होती है, ट्रांसपोर्ट हुआ, तो इन सब के लिए हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी हम करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने में कितना कॉस्ट आई है।
जॉइंट कॉस्ट क्या हो सकती है, दो प्रोजेक्ट है तो उनमें दोनों में हम सेम ही रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो दैट आर जॉइंट कॉस्ट। अदर कॉस्ट में हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट, सिंपल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हमारी कॉस्ट आ रही है, कन्वर्जन कॉस्ट हो गई हमारी, यानी कि एक प्रोडक्ट को हम दूसरे प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट आ गई। शट डाउन कॉस्ट मीन्स अगर हमने कोई प्लांट को शट डाउन किया है तो वहां से जो हमारी वो कॉस्ट निकल के आई है तो वो कॉस्ट होगी। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है, दीज आर इम्प्यूटेड कॉस्ट, जब हमने बताया था तो इम्प्यूटेड एक्सप्लिसिट या नोशनल कॉस्ट, ये एक तरह से सेम ही होती हैं, सॉरी एक्सप्लिसिट नहीं, एक्सप्लिसिट होती है हमारी आउट ऑफ द पॉकेट, आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट होती है। दीज आर द दोज कॉस्ट विच इन्वॉल्व सर्टेन आउटफ्लो ऑफ द कैश, यानी कि इन कॉस्ट में क्या होता है, कैश आउटफ्लो होता है। जैसे जो हमारी कॉस्ट है, मोस्ट ऑफ द कॉस्ट हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, जैसे वेजेस हुआ, सैलरी हुआ, रेंट पेबल हुआ, तो ये सारी कॉस्ट हमारी एक्सप्लिसिट है जिसमें फ्लो ऑफ कैश दिखता है और ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड होती हैं। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट, अब इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है हमारी इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है कौन सी, इम्प्यूटेड हम पढ़ चुके हैं अभी, इम्प्यूटेड या नोशनल कॉस्ट। ये एक्चुअली ये कॉस्ट क्या होती है, ये कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं होती हैं और इनके लिए हमारा एक्चुअल पेमेंट भी नहीं होता है। लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती हैं वो भी हमारी क्या होती हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट है। कहीं रिकॉर्ड थोड़ी ना होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कि मेरे को यहाँ फोगोन करा है मैंने अपना इंटरेस्ट, या मैंने अपनी सैलरी फोगोन करी है, तो वो दिखाई, वो हम एक तरह से मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं, बट दे आर नॉट रिकॉर्डेड एज सच, दे आर नॉट पेड एज सच, तो दे आर इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब बुक कॉस्ट होती हैं, बुक कॉस्ट क्या आती हैं, जैसे करंट पेमेंट हमें करनी, इनके लिए भी करंट पेमेंट हमें नहीं करनी पड़ती है, बट जो बुक कॉस्ट होती है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट में, इनको या एक्सप्लिसिट कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल लेते हैं हम कि डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन क्या है, रिकॉर्ड करते हैं लेकिन एसएच कोई हमारा कैश इनफ्लो आउटफ्लो तो होता नहीं डेप्रिसिएशन के लिए, बट हम रिकॉर्ड करते हैं उस ट्रांजेक्शन को। लेकिन अगर हम जिस एसेट पे हम डेप्रिसिएशन दे रहे हैं, लगा रहे हैं, उस एसेट को हम सेल कर दें और उसकी जगह एक नया एसेट हायर कर लें, जैसे हम सोचते हैं जैसे हमारा ट्रक ही है, हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने अपने एसेट परचेज किए हुए ट्रक्स, ठीक है, तो अब हम उन ट्रक्स पे क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो डेप्रिसिएशन क्या हो गया, हमारा बुक कॉस्ट हो गया। लेकिन अगर हम उन ट्रक्स को सेल आउट कर दें और अपने पर्पस के लिए हम ट्रक्स को हायर कर लें, तो अब हम क्या पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं। तो बुक कॉस्ट को हमने क्या करा, आउट ऑफ द पॉकेट या इम्प्लिसिट कॉस्ट को हमने एक्सप्लिसिट कॉस्ट में बदल दिया। वहां डेप्रिसिएशन क्या था, इम्प्यूटेड कॉस्ट था या नोशनल कॉस्ट था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उसको रेंट पे कर रहे हैं क्योंकि हमने ट्रक्स को हायर किया हुआ है। तो अब रेंट क्या हो गया, हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया, उसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर। तो बहुत सारी कॉस्ट कॉन्सेप्ट हैं, जब भी हम पढ़ेंगे इनको आगे और पढ़ेंगे तो सारी चीजें हमें धीरे धीरे क्लियर होंगी। ओके, तो ये सारा था हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट इस वीडियो के लिए। कोई क्वेरी है आपकी या कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि न्यू अपडेट्स आएंगे और कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस हम आगे कवर करेंगे। बहुत सारी कॉस्ट जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो भी यहाँ कवर करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।